Nasir, Nasir, Nasir. Welcome to Bollywood Talks with Nasir. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉलीवुड टॉक्स विद नासिर। और आज मेरे साथ हैं हिंदुस्तान के बहुत चहीते, बहुत मनपसंद कॉमेडियन स्टैंड अप एहसान कुरैशी भाई। एहसान भाई, थैंक यू सो मच। मैंने आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड स्वीट दिया, मतलब आप भी बहुत स्वीट है, आपकी बातें भी बहुत स्वीट है। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, मैं ये पूछूंगा आपसे, आप एमपी से हैं? मध्य प्रदेश। करेक्ट। जी। तो ऐसा क्यों है कि किशोर कुमार भी एमपी से हैं, जॉनी वॉकर भी एमपी से है, लता मंगेशकर, सलमान खान, सलीम खान, जावेद अख्तर, तो ये टैलेंटेड एमपी के पानी में क्या है? एमपी के कार्तिक आर्यन भी एमपी से है। यस यस, नए बच्चों में। तो सबसे पहले तो नासिर भाई मैं अपना इंट्रो अपने अंदाज में करता हूं, आपने बहुत शॉर्ट में निपटा दी। तो देखो, अगर मैं लंबा करता तो आप नहीं करते ना। फिर मैं अपने आवाज में नहीं दूं, कहेंगे तो जूनियर है। इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि मैं ओरिजिनली हूँ। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी और मध्य प्रदेश से आया हूँ। नासिर भाई की ये पहली दर्शन हमने मुंबई में आपके किए थे। याद करें आप, 20 साल पहले जी इस्माइल पे एक शो आता था, हाथ से कभी मुकाबला। इसमें नासिर भाई के साथ एक होस्ट हुआ करती थी, श्वेता गिडवानी, क्या लिखती थी वो। देखो, और होस्टिस का ज्यादा है, उसका नहीं, आप थे मेन तो। और दोनों नाच नाच के बुलाते थे, श्वेता केसवानी। हाँ, श्वेता केसवानी। लेकिन हमने पहली बार किसी स्टार पुत्र को देखे यार। जॉनी वॉकर साहब की फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट से देखते थे। हमने कहा यार, नए नक्श वही हैं, स्टाइल वही है, अंदाज वही है। तो पहली बार आपसे हमने मुलाकात की थे मुंबई के अंदर। और हमको तो स्टूडियो का नाम तक याद है, गोरे गांव में हुआ था संक्रमण। मैं क्या, तो बीमारी का नाम है यार। मगर ये भी एक बीमारी थी, कलाकारी। बहुत अच्छा लगा। आपने सबसे पहले हमें पेश किया, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2 साल के बाद आया। और जब हमें श्वेता मिली एयरपोर्ट में, बोले तब तो मैं कहती थी इतने टैलेंटेड लोग हैं यार, इनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। बोले तुम लोगों ने दिखा दिए। और बस नासिर भाई, वो गाड़ी चल रही है, आज तक चल रही है। जी। और बस आपके साथ बैठे जॉनी वॉकर साहब की इस बंगले में बैठे हैं। हाँ, उनकी रूहानियत की खुशबू महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने मुझे याद किया, ये लिए मेरे लिए बहुत बड़ा। एहसान भाई, आप तो बंगले में बैठे, लेकिन आप हमारे दिल में बैठे हैं। अरे शुक्रिया। सही में कह रहा हूँ। एक तो आप एमपी से भी हैं, डैडी के वहां से हैं जहां से डैडी है। लेकिन जो शो था ना मेरा, क्योंकि ये हाथ से कभी मुकाबला, वो सबसे पहला स्टैंड अप कॉमेडी शो था। यस। और वहां से बहुत सारे लोग निकल के फिर लाफ्टर चैलेंज में गए, और जो उन्हें नाम कमाया वो कमाया अपनी काबिलियत पे। बट क्योंकि ये हाथ से कभी मुकाबला सबसे पहला स्टैंड अप कॉमेडी शो था जहां कवि और शायर आके से अपना कॉमेडी का पेश करते थे। तो मैं सबसे पहले, जो मेरा सबसे पहला सवाल ये आपसे होगा कि ये जो आपका जो ये अंदाज है, ये जो स्टाइल है, ये कब, कहाँ, कैसे आपने अपनाया? भाई याद करें आप, 90s का दौर में मोबाइल नहीं आया था। हम खेत जाते थे, तो बाप 5 एकड़ का खेत है, इस पार खड़ा है, वो बेटा उस पार, और बाप ने सब्जी लाया, वो बेटे को बुला रहा, और बेटा उधर चिल्ला, दादा भैंस घुस गई रे। तो बिना मोबाइल के फिर ये बोलता था, हाँ बेटा भगा दिया, तू खाना रोटी लाया क्या। मेरे को ये वॉइस लगी किसानों की। मैंने कहा इसमें थोड़ी सी मिठास घोली जाए तो ये काम कर जाएगी। मेरा शो हुआ, मैंने बहुत मीठा घोला, मल्लिका शेरावा। तो मल्लिका बोली, मेरी मम्मी ने इतने प्यार से नहीं बुलाई जितना एहसान ने बुलाया। और बस ये गाड़ी चल निकली। सिद्धू जी सामने बैठे थे पहले शो में। मैंने कहा इनको यार मुट्ठी में लेने के लिए क्रिकेट की बात करो। हमने जिंदगी की पहली 2 लाइन बोले वहीं सिद्धू जी के सामने।
मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जब गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। उस टाइम अजहरुद्दीन कैप्टन बन गए थे, वो 0 में आउट होके सिर्फ टीम जितवाते थे, उनका टारगेट टीम जितवाना। तो सिद्धू जी बोले ठोको यार ये आया। फिर हमको शेखर जी, मैं कह यार इनको भी मुट्ठी में लेना है, उनको भी 2 लाइन सुनाए। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला व्यर्थ के आंसू मत बहा, जा तू भी उसी साबुन से नहा, मामला बराबर हो जाएगा। फिर दोनों लोग फैन हो गए और एक पे एक कविता चलती गई और आपकी दुआओं से हम भी चल गए। 20 साल हो गए हैं, आज भी शो करते हैं, गांव जाते हैं। इतना बड़ा देश है नासिर भाई कि हर महीने कोई ना कोई शहर ऐसा जिंदगी में हम पहली बार जा रहे हैं। मैं क्या 20 साल हो गए देश ही नहीं घूम पा रहे। इतना बड़ा देश, इतना महान देश। तो ये जो आपकी कविताएं होती हैं, जो ये स्टैंड अप के एक्ट्स होते हैं, ये आप खुद लिखते हैं? जी, मुझे तो फिल्में मिली 2-4, वहां तक खुद लिखना पड़ा। बॉम्बे टू गोवा में बोले भाईजान आपके लिए क्या लिखें, खुद ही लिख लो। तो हमको अपनी लाइन रिदम में आइडिया दे देते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ कर लो, तो वो रिदम हमारी हम ही को करनी पड़ती है। तो फिल्मों में डायलॉग भी हमको अपने पूरे करने पड़ते हैं। यार यहाँ ये बोल दे, हाँ लगाओ तड़का लगाओ। तो आप इतने 20 साल से कर रहे हैं, तो आई एम श्योर जो आप 20 साल पहले करते होंगे जोक्स वगैरह, अब आप कुछ नए आइटम लेकर आ रहे हैं, आप कुछ नई चीजें बना रहे होंगे। तो ये जो आप बनाते हैं, ये आप दुनिया से देखते हैं, लोगों से देखते हैं, कहाँ से आपको ये सब चीजें नजर आती है? मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि ये कुदरतन होगा, ये एक नेचुरल गिफ्ट होगा, बट वो गिफ्ट की जो ताना बाना है, हाँ, जो बुनना पड़ता हाँ, है जाल। तो देखो रात में हम सोते हैं, यार ये हुआ है, इस पे कुछ 4 लाइन बनना चाहिए, यार ये कुछ हुआ है, होना चाहिए। तो फिर हमने 2 लाइन में दुआ दिए लोगों को। कोरोना आया, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। अरे हैप्पी, लोग खुश हो जाते, वाह भैया दुआ दिया। फिर हमने कहा ये वैक्सीन कहाँ से आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो नाम आया चाइना। तो हमने कहा यार उसको भी दिखाते हैं आईना। तो फिर हमने चाइना को भी आईना दिखाए। चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं, चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं। यार कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा हैं, व्यवस्था हमने पूरी की थी निपटाने की, बोले कोरोना के बाद भी ये जिंदा हैं। तो फिर मैंने भारत वालों की तरफ से जवाब दिया, भारतवासी होने का, कि सुन लो चाइना वालों, तुम्हारे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तुम्हारे ही पास जाएंगे। तुम्हारे लैब से निकले सारे वायरस घूम फिर के तुम्हारे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। वाह, जय हिंद, जय भारत। निपटा दिए चाइना को। बातचीत में हम बहुत सारे दुश्मनों को निपटाते चलेंगे। तो स्कूल में जब आप थे, आपकी स्कूल वाली लाइफ जो थी, बचपन वाली लाइफ जो थी, वो कॉमेडी से भरी थी या वो सीरियस थी? यार जिंदगी की शुरुआत तो बहुत सीरियस हुई, लेकिन जब स्कूल में पहुंचे तो 5 टीचर थे पहली से 5वीं तक, 5 की नकल हमसे करवाते थे और खुद ही करवाते थे। जो खुद ऐसा बोलते थे नाक से, तो कहते थे ऐसा चलो अब ये सर सब्जी लेने गए हैं, कैसा लेंगे सब्जी, वो खुद ही हंस रहे। तो यार हम सोचे कि हम में कुछ ना कुछ तो है, जो कुछ बोलो लोग हंसने लेते हैं। लेकिन हाँ, आपके पॉडकास्ट में एक बात हम देश को बताना चाहते हैं, अगर एहसान कुरैशी यहाँ से कलाकार ना होता तो क्या होता, अक्सर पूछते हैं आप। करेक्ट। तो मैं देश के लिए बेहतरीन खिलाड़ी होता, हॉकी का खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी। हॉकी इतनी खेली है मैंने, मैं सोता था तो सपने में ध्यानचंद जी आते थे देश के। एमपी के तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, ग्वालियर के थे, जादूगर हॉकी के। तो हमको आके बोलते थे तू क्या सो रहा है बदतमीज, उठ मैदान जा। हम 4 बजे रात में मैदान आ जाते थे और फिर राउंड लगा रहे हैं और सूरज निकला, फिर हॉकी हाथ में लेते थे।
क्या पोजीशन हॉकी खेलते थे खेले। आप? मैं गोल पे खेलता था, मेरे डैडी गोल पे खेलते थे, मेरे चाचा गोल पे खेलते थे, उनके बाद मैं सेकंड फिर गोल पे खेला, मेरी बिटिया ने फिर गोल पे खेला, तो मेरी बिटिया भी हॉकी पे, तो हमको खानदानी गोलकीपर बना हम दिया। गोलकीपर। बॉडी वॉडी अच्छी थी उस टाइम, चेस्ट गार्ड नहीं था, हेलमेट नहीं था, हाथ ऐसे खुले और यह पंजा बाल छाती से रोकते थे, ढकने से लगती थी और फिर मारते थे, पैड भर होते थे। अब तो गोलकीपर को देख के हमको इतना सदमा होता है यार, हमारे टाइम मिल जाते तो आग लगा देते, पूरे ऊपर से नीचे तक के पैक, कहीं चोट नहीं, लेकिन हम चोट खा खा के खेलते थे। हाथ टूट गया, ये स्लिप मारे हमने तो 3 प्लेयर आ रहे हैं और जो मारा तो प्लेयर कूद के निकल गए, बॉल मेरी स्टिक के साथ आ गई, उठ के फेंका तो ये हाथ छिल जाए, ये छिल जाए, कोई मलहम नहीं देता था भाई, ना क्लब ने दिया, ना स्कूल ने दिया, ना यूनिवर्सिटी ने दी। 3 महीने बैठे हुए, हाथ उखड़ गया, फिर अच्छे हुए, फिर दौड़ गए, तो फिर लेकिन उन चीजों के वजह से एहसान भाई आपने जो दुनिया को अपनी कॉमेडी के जरिए जो मरहम दिया ना, जी, अरे वाह, वो तो कमाल का है। वो बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रेस रिपोर्टर दिल्ली में मिली, उनने हेडिंग बनाई, गरीबी ने हाथ से स्टिक छीनकर माइक थमा दिया। फिर माइक आया, मैंने कहा अरे एक हुनर अपने पास है जिससे रोजी रोटी चल सकती है। फिर माइक लिया तो हंसाया तो आप भैया। ऐसी हॉकी नहीं, आप ऐसी हॉकी हॉकी को हाँ सीधी कर लिया, ऐसे अपने से तरफ ऐसा। कर लिया, ऐसी कर लिया। ये तो नई बात पता चली कि आप हॉकी में गोलकीपर थे। जी, और बड़ी खतरनाक पोजीशन है भाई। अच्छा, गोलकीपर इसलिए बदनाम है कि हम साला 10 बॉल यार रोकें, गोल बचाएं 10 बार, और एक बार अंदर चली गई, पूरी टीम कहती इसने हरा दिया। यार इतनी खतरनाक पोस्ट है वो गोलकीपर की। तो जब आप स्कूल में ये टीचरों की नकल करते थे और ये मस्ती करते थे, तो आप पढ़ाई में तो माशाल्लाह थे कि सुभान अल्लाह थे? माशाल्लाह फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रहे। हाँ। आज भी कोई चीज दिमाग में उतर गई तो उतर गई, इतना मालिक ने बनाया। क्योंकि एक चीज और बता, हमारे डैडी पहलवान भी थे। मैं उसी चाचा हमारे आपके फादर पहलवान क्या थे। करते थे? हाँ, पहलवान थे हमारे डैडी, मध्य भारत के बड़े फेमस पहलवान। एक बार दारा क्या सिंह, नाम था उनका? अब्दुल वहाब पहलवान। अब्दुल जितने वहाब पुराने लोग होंगे सुन रहे हो तो उन्होंने उनकी कुश्ती देखी, उनकी बॉडी देखी है यार। आज भी पुराने लोग मिलते हैं शहर में, कहते हैं यार ऐसा पहलवान नज़रों से नहीं गुजरा। बरसों बाद दारा सिंह का गुजर हुआ वहाँ से, नागपुर जबलपुर का सेंटर था, ट्रेन नहीं होती थी, तो वो खड़े होकर बोले ये कौन है यार जो कबड्डी खेल रहा है। तो शाम के टाइम कबड्डी खेल रहे थे, फिर बुलाए, बोले पहलवान तेरी जगह यहाँ नहीं यार, तू बॉम्बे आ। वो कार्ड देके गए, बॉम्बे आना, मगर जिम्मेदारी थी, गरीब थे, नहीं आ पाए। लेकिन मैं आज सोचता हूँ यार कि मैं तो आया, और दारा सिंह साहब की जगह बिंदु दारा सिंह से मुलाकात हुई। हर जगह मिलते हैं, गले लग जाते हैं, बस पहलवान लोगों को देख के और खिलाड़ियों को देख के तबीयत खुश हो जाती यार। पुरानी खानदान याद आ जाती, पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो अखाड़े में वो दांव पैंच, इधर झोला दिए और इधर से सटाकने से मारे, कब वो गिर गया पता ही नहीं। बड़े बड़े हुनर के आगे चित, अरे बोले तो यार 5 जिलों से जीत के आया और यहाँ एक ठाके में, एक झटके में गया। तो ये बड़े हुनर वाली चीजें थी। तो वहां से निकले भैया। तो दारा सिंह जी ने कार्ड दिया था आपके फादर को ओके, मुंबई ओके। तो जब आप ये बचपन में जब ये शरारतें करते थे स्कूल में, चलो आप तो फर्स्ट भी आते थे, तो आपके मम्मी डैडी का क्या था कि पहलवानी कर भाई, गोलकीपिंग कर, या ये क्या कॉमेडी में लगा हुआ है, इसमें क्या है, ऊट पटांग चीजें कर रहा है? उनका क्या नजरिया था एक यंग छोटे एहसान कुरैशी के ऊपर? हर माँ बाप अपने बच्चों का बहुत अच्छा सोचते हैं कि कुछ कर लें, मगर दुख की बात है कि जब मैं 5 साल का हुआ होऊंगा, डैडी का हार्ट अटैक हुआ, मम्मी चली गई, तो मेरी परवरिश यतीम वजह से बहुत, यानी याद हल्की सी है। लोग बताते हैं फिर कि तुम्हारे डैडी यार ये देख फोटो देख, छाती ऐसी कि गर्दन दिखती च नहीं, पुरानी फोटो देख के तो हमको शर्म आती यार, हमने वो नहीं बनाए। लेकिन हमने गरीबी बहुत देखे थे ना, हमने कहा ना यार। जब हमने अपने शहर के मेलों में देखे 50 रुपए की कुश्ती, 2 पहलवान, जो जीतेगा उसको हम 50 रुपए में कपड़े ना उतारे यार, 500 रुपए में। हमने कहा ये काम हम ना करें, लंगोटी पहनो और 50 रुपए की कुश्ती लड़ो, और 50 रुपए जीत के लाए
तो हमारे यहाँ सब बताते हैं, अम्मा लड़ती थी, बोले अब ये बादाम और दूध ले आए, खुद भर लोगे और बच्चों को क्या खिलाओगे? तो बोले हाँ उनके लिए भी अल्लाह देगा, लाएंगे लाएंगे। चाय की दुकान, पान ठेला, भीड़ आ जाती थी, और पहलवान। तो उनमें जो बोल चाल का एक अंदाज था बहुत मीठा था, लोग भीड़ लगाते। पहलवानों में? हाँ, पहलवान होने के बाद भी बातचीत, शायरी, फिर वो हुनर शायद ब्लड से मुझ में आया कि यार इस शायरी को आगे बढ़ाओ, इस हुनर को आगे बढ़ाओ। फिर मैंने हास्य का रास्ता चुना। तो क्या उम्र होगी आपकी तब? तब तो मैं वही 5 साल का था, लेकिन मैंने इस फील्ड में 85 में पहली बार स्टेज पढ़ा, और स्टेज पढ़ने के बाद मुझे 51 रुपये मिले। 51 रुपये में मेरे शहर से नागपुर गया, फिल्म देखा, वापस आया, खाना खाया, इतना होता था 51। और जिस दिन पहला नासिर भाई शो पढ़ा मैंने, बाजू में 5 शायर बैठे थे, खूब हंसे। एक कहता है गोंदिया है यहाँ से 100 किलोमीटर। मैं कहा हाँ। तो बोले अगले महीने होली है, आ जाओ, ये एडवांस रखो 100 का, 400 वहाँ दूंगा। और मैंने कहा 50 के बाद सीधा 500। वो लिया, मैं गया, आधा घंटा 1 घंटा हंसाया। तो वहाँ एक सज्जन बैठे, 500 पकड़ो, नागपुर आना है अगले महीने। तो बस ऐसा प्रमोशन होते गया। तो वो जो पहली बार आपने 85 में परफॉर्म किया, आपकी उम्र क्या थी? क्या और देख लो, अब मैं 1962 का तो बर्थ है हमारा। मैं और राजू श्रीवास्तव एक ही साल की पैदाइश थे। हाँ, तो 62 से 72 और 82, 22 साल का कौला नौजवान था मैं, 22-23 साल का। और तब मैंने पढ़ा था, आप कहो तो वो पहली कविता सुना, तो जिंदगी की पहली लाइन अस्पताल की, हमारे बाजू में सरकारी अस्पताल, इरशाद जी, और वहीं ऐसा निशान लगा रहता था, ये हॉस्पिटल है। तो हम उसकी मीनिंग बताते थे, आदमी खड़े खड़े जाता है और लेट के वापस आता है, और अकेले जाता है, 4 कांधे में आता है। तो हम सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं। सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं। और 7 दिन भर्ती रहे फिर भी जिंदा है, आदमी 4 दिन में ही चला जाता है। दमे की मरीज की किस्मत केवल 4 दिन में जाग गई। दमे के मरीज की किस्मत केवल 4 दिन में जाग गई। 5वें दिन उसके साथ स्टाफ नर्स भाग गई। सिविल सर्जन को ये देखकर उस वक्त चक्कर आ गया, ये 85 की है। ओ सोच लो, 15 साल वो, 20 साल, 35 साल पहले की ये क्षणिकाएं सुना रहा हूँ, छोटी छोटी। सिविल सर्जन को ये देखकर उस वक्त चक्कर आ गया, जब एक कंपाउंडर 10,000 की कैप्सूल अकेले ही खा गया। मार्केट में बेच के आ जाते, इधर सरकारी आई, मरीजों को बांटो, कंपाउंडर पीछे से ले जाए और मेडिकल में बेच के आ जाए। ये सारे भ्रष्टाचार घपले देख देख के हमारा दिमाग चलता था, हम वहां से हाथ से निकालते थे। जी, ये 35 साल पहले की आपसे बातचीत में आपने क्या क्या निकलवा लिया है यार। हम भी भूल गए थे ये 35 साल पहले की कविता। जी, तो ये भी तब भी आपने खुद देख के और सोच के, और हाँ, आपने तब लिखा था? तब लिखते थे ये 2-2 लाइन, 4-4 और लाइन, इसी अंदाज में आपने सुनाया था? बस उस टाइम पे जैसे भैया मिट्टी का तेल लाइन लगती थी, पहले चिराग जलते थे चिमनी, 85 में हमारे सिवनी नागपुर जबलपुर का, जो हम गरीब थे। हाँ। बड़ों के यहाँ तो लाइट होती थी, हम लालटेन साफ करते थे, पाइली नहीं मेरे घर में खास तौर पे, और वो लाइट जलाते थे, काई की तेल भर देते थे सीसी में, और वो चिराग जलाते थे। और केरोसिन के लिए लाइन लगती थी 1-1 किलोमीटर दूर, जब 5-5 लीटर की कट्टी भर के आते थे। और वो भरने वाला भी इतना बदमाश, 5 लीटर की केन है, 7 लीटर भर देता था। पैसे 7 के लेता था, वो कहता था ये ले जाओ, 7 हो गए। हम सोचे यार इतना भ्रष्टाचार है इस देश में, केन ही 5 लीटर की, इसमें 7 कैसे भरेगा? और वो भी फेंस मार के भरता था, तो 4 ही आता था, बाकी फेंस भर जाता था। तो उस टाइम फिर हमने एक छड़िका लिखे, पेपर में बड़ी हिट हुई, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। रक्षाबंधन पे एक बहन कह रही, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और जैसे भी हो 2 लीटर मिट्टी का तेल घर पहुंचाना। ये पैरोडी करते ये जो कविता अभी आपने कही, इसके पहले जो कही, मैं जो महसूस कर रहा हूँ अभी आपसे बात करके, कि आपने अपने दर्द को जी किस तरह घुमा के उसको हास्य में पेश कर रहे हैं।
यस, दर्द तो बहुत है। देखो, दर्द के बाद ही आदमी दूसरे को हंसा पाता है। आपकी फैमिली में कौन कौन? अरे हमारी फैमिली में तो हम माशाल्लाह 6-7 भाई बहन लोग, आप इतनी बड़ी सबसे छोटे परिवार। हैं? मैं मेरे से छोटा एक भाई और है। तो हम लोगों को यार भरा परिवार, 2 शादियां भर करवाए थे बड़ी सिस्टर की हमारे डैडी ने। फिर अटैक आ गया अचानक, तो चले गए। तो हमारी बड़ी दीदी जो थी बहन, उनने समेट ली बाकी भाइयों को, हम 3 भाइयों को, 2 बहनों को। और जीजा जी ने कभी ये नहीं बोला कि तुम क्या करो, क्योंकि हम बराबर रात जागते थे, पढ़ने जाते थे, हॉकी खेलने जाते थे, घर की सब्जी लाते थे, काम बराबर घर का करते। घर में नल नहीं होता था, चौराहे से लाइन लगाकर वहाँ से बाल्टों में पानी भर के लाते थे। बेहद मेहनत और अनुशासित जीवन जिए, मशीन की तरह जिए, एक सैनिक का जीवन जिए। हम नई पीढ़ी को ये कहना चाहते हैं यार, सैनिक बनो यार, ये इसी में मज़ा है भाई। मैं वही देख रहा हूँ एहसान भाई, कि मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि जो बातें, अगर ये जो बातें हैं, ये मेरा पर्सनल जो मैंने अभी महसूस किया है, मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। अगर ये जितनी बातें अभी कही हैं, अगर ये बातें एहसान कुरैशी नहीं कहता, कोई और कहता, तो कहते कहते उस आदमी की आंखों में आंसू आते, और जितने भी लोग हैं देखने वाले, उनके भी आंखों में आंसू आते, और एक ऐसा गंभीर सा माहौल हो जाता कि आपके यहाँ लाइट नहीं थी, आपके यहाँ पानी नहीं था, आपके माता पिता एक यंग एज में आपको छोड़ के चले गए, आप इतनी मेहनत मशक्क़त करते थे उस तेल के लिए, उस पानी के लिए, उस बिजली के लिए, जो हमको यहाँ कितनी आसानी से मिल जाती है जी। अगर कोई और होता तो वो बहुत इस तरीके से पेश करता कि मेरी लाइफ तो कैसी थी, मेरी लाइफ तो क्या थी, एंड मैं। पर एहसान भाई, सलाम है आपको, सल्यूट है आपको कि उन डिफ़िकल्टीज़ को आपने कैसे अपनाया, उन डिफ़िकल्टीज़ पे चढ़ के, उन डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर आके आपने अपना एक नाम बनाया, अपना एक मकाम बनाया। एंड मैं उस बात को सलाम करता हूँ कि आपने जो बचपन में, जो यंग एज में जो लाइफ देखी है, और उस लाइफ को किस तरीके से आप अभी पेश कर रहे हो, मैं उस चीज़ को सलाम देता हूँ। और ये सबक है, लोगों को छोटी चीज़ होती है और लगता है कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गए, वाईफाई चला गया, कुछ नहीं है, क्या करेंगे, इंटरनेट नहीं है। इन चीज़ों को लोग एक बड़ी परेशानी और मुश्किल बना के ज़िंदगी के इतने सारे प्रॉब्लम्स बना देते हैं। पर आपने ज़िंदगी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कितनी खूबसूरत ज़िंदगी बनाई है। और ये कॉमेडी जो आप सबने हमको दिया है, उसके ज़रिए मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, सो मच। बस हम ये बातचीत करने का तो यही है कि नई पीढ़ी इतनी आलसी होते जा रही है, मोबाइल में लगे रहते हैं, बिस्तर नहीं छोड़ते। मैं दूसरे के नहीं, खुद के बच्चों को बोलता हूँ यार संघर्ष करो, बिस्तर छोड़ दो यार अंधेरे से पहले। कई मामले में हम अक्षय कुमार को बहुत पसंद करते हैं, अंधेरे से पहले ही बिस्तर छोड़ देंगे और शाम होते ही सो जाएंगे। आज भी मेरा नियम है, 10 बजे कॉल राष्ट्रपति की भी आएगी तो एहसान कुरैशी का कॉल नहीं उठाएगा। बच्चे बोल देंगे पापा सो गए, अब सुबह मिलिए आप। तो ये नींद हमारी क्यों ख़राब करें यार, दिन में बात करना, आप कितनी अर्जेंट करो। तो बच्चे बता देते हैं पापा सो गए। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना स्वास्थ्य का कारण है। और बच्चों को तो मैं बोलता हूँ यार, हमको बुजुर्ग बताते थे तंदुरुस्ती 1000 नियामत। अगर तंदुरुस्ती तो सारी दौलत काम की है, वरना खाना भूल जाओगे आप, बचाना भूल जाओगे, दाल का सूप पियोगे, किस काम की ऐसी दौलत यार। संघर्ष करो, और संघर्ष में वो मज़ा है पसीने में। यार हमारी दीदी को हम याद करते हैं, वो भी गरीब था जीजा। 10 रोटी बनती थी ना, तो उसके खाने वाले 15 लोग, तो आधे आधे टुकड़े, आधा मेरे बेटे को देती, खुद के बेटे को आधा हम भाइयों को देती। उसने कभी ये नहीं सोची मैं अपने बच्चों को खिला दूँ, इनको भूखे रख दूँ। जीजा ने कभी नहीं बोला यार 4 पैसा कमा के लाओ, क्या हॉकी खेलने जाते हो, क्या पढ़ने जाते हो, नहीं। बल्कि हमको शर्म आती थी यार, अब हम फीस के पैसे किस मुँह से मांगे इनसे। तो रात में मेरा एक दोस्त बोले यार आटा पीसने चलेगा क्या? मैं कहा चलेंगे, कितने बजे? बोले रात 10 बजे चलते हैं, 4 बजे अंधेरे अंधेरे आ जाएंगे, सो जाना। तो हम रात में आटा पीसते थे, गेहूँ पीसते थे, मैं ला के डालता था, वो चक्की चलाता था, फिल्मी गाने सुनते थे रात भर, वो मैं लिखते रहता था, वो करते रहे। और सुबह कॉलेज 8 बजे उठ के कॉलेज जाते थे। साइकिल थी,
ये पहुंच, किसी को मालूम नहीं रात क्या करके आए। अपनी फीस की व्यवस्था भी हमने ऐसी की, तो हमको बहुत सुकून है इस चीज को देख के, हमें घर महसूस। आपने उसको उस तरीके से बनाया है एहसान भाई जी, आपने उसको इस तरीके से बनाया है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये काबिल तारीफ है, और ये एक सबक है, ये एक सीख है कि आजकल तो ये सारी चीजें कितनी आम सी हो गई हैं, और लोग एक कुछ अलग चीज को एक प्रॉब्लम बना के जिंदगी को बताते हैं कि खत्म हो चुकी है। कितने सारे लोग तो कर भी देते हैं। तो ये एक सबक है कि एहसान भाई ने इतना कुछ करने के बाद भी आप, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। मैं सही मायने में कह रहा हूँ, मैं सलाम कर रहा हूँ, मैं सल्यूट कर रहा हूँ नासिर भाई, मैं क्या बताऊं। और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी दीदी और आपकी जीजा जी का नाम क्या था? अरे हमारे दीदी का नाम था शकीला आपा बोलते, तब शकीला आपा, पूरे मोहल्ले की शकीला आपा थी वो, शकीला बेगम। और याकूब सेठ बोला करते थे उनको, क्योंकि वो तिजारत करते थे ना, बाजार करते थे। तो शकीला आपा का ये था, खुद तो गरीब हैं, लेकिन जब हंडी महकती थी उनकी, तो हमसे भी निहायत गरीब बाजू वाले कटोरे आके, आपा कटोरा रखा है जी, तो वो आपा पहले उनका निकाल देती थी, फिर खा। अरे हमको ऐसे संस्कार मिले। आपा कहती थी यार ये पड़ोसी भूखा सो जाएगा ना तो एहसान हराम हो जाएगा अपना बेटा, ये अपन पड़ोसी को भूखा नहीं रखना। ये हदीस भी है, ये धर्म भी है, इंसानियत भी है। अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है तो तुम काजू किशमिश खाओगे तो लानत है तुम्हारी जिंदगी। तो वो कटोरे लग जाते 10। हमने वो संस्कार सीखे। अरे अब बाप, ऐसे ऐसे लोग मिले हमारे शहर के। वो गरीब ना सुबह मुंह मारे, और अब चाय तो है नहीं घर में, गर्म पानी पी के आ गए, और भाईजान मजा आ गया, चाय पी लो, हाँ पिला दो एक चाय। तो जो चाय पड़ोसी ने पिला दिया होटल, वही है उनका दिन भर की ना। तो फिर वो कहता था तोस भी ले लो यार। ये लिहाज था हमारे टाइम, मानते थे वो कि अब ये जो तोस और ये खा लिया इसने, इसको दिन भर अब कुछ मिलेगा नहीं, अब ये काम तलाशने जाएगा। तो ऐसे मजदूरों की बस्ती से निकल के आए, तो मुनव्वर राना का शेर सुन के बड़ा सुकून हासिल हुआ। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, अखबार बिछाए नींद लग गई। और ऐसे ऐसे लोगों को पढ़े। महराज फैज़ाबादी को बैठ के हमने सुने, तो कह रहे हैं कि मुझे थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, आदमी की ज़रूरत आवश्यकता है पहाड़ की तरह, मुझे थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। ये नहीं कहता आज का बच्चा पापा हो गया ना यार, अब हम कमाएंगे, तुम बैठो आराम करो, ना ना, बूढ़ा ही नहीं होने देते, तुम लाओ तुम कमाओ। हमने बोले थे हमको पैदा करो, मैंने ऐसा लड़ते देखा हो, बच्चों को करो मजदूरी, हमको पालो। हमने बोले थे शादी करो तुम और हमको पैदा करो। गंदी बात यार, ईश्वर को क्या मुंह दिखाओगे? माँ बाप हैं यार, ये माँ बाप की दुआएं लो, ईश्वर के रूप में आए हैं ये। तो बहुत संस्कारित लोगों के साथ रहे, बहुत सब्र वालों के साथ रहे, हंसते रहे। फ़कीर लोग, मिजाज के फ़कीर लोग, हंसमुख लोग। हमारे उस्ताद तो सर अब्दुल रब सदा था मेरे शहर में, नाम उनका। क्या नाम था? अब्दुल रब सदा। अब्दुल रब उस्ताद, शायरी मतलब वो माहिर थे। तो हम बैठ के कुछ कुछ सीखते थे उनसे। तो ये होती है गज़ल, ये होता है रदीफ, ये होता है काफिया। तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और ये ऐसे उस्ताद खुददार लोग, हाथ नहीं फैलाए किसी के आगे, वो शान का जीवन जी गए। क्या अशार था सदा साहब का यार, कहते थे बेघरों को यही इनाम सफ़र लगता है, बेघरों को यही इनाम सफ़र लगता है, साया मिल जाए दरख्तों का तो घर लगता है। और जिस तरफ जाता हूँ नफ़रत की दुकान मिलती है, जिस तरफ जाता हूँ नफ़रत की दुकान मिलती है, ए मोहब्बत तेरा बाजार किधर लगता है। अब उस्ताद रहे नहीं, वरना उनको मैं लाता। वो कहता ये है इंडस्ट्री, ये है मोहब्बत का बाजार। मिलो ये नासिर साहब, ये मोहब्बत की दुकान के मालिक हैं, इनके डैडी ने हंसी बांटी है। ये है एक फिल्म बनती है, 90 लोग कैमरे के पीछे हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, और सबके लिए एक ही गंजे में खाना आता है, एक ही तवे की रोटी आती है, सब मिल बांट के खाते हैं। ये है मोहब्बत का, मोहब्बत की दुकान ये है, और मोहब्बत का घर ये है। हम तो सैल्यूट करते हैं भैया इंडस्ट्री को, और आपके डैडी को,
आपको इतने महान परिवार से इतना महान आपका ये पॉडकास्ट और मुझ जैसे आर्टिस्ट को नहीं। बोला है, ज्यादा सीरियस तो नहीं कर दिया? हाँ, नहीं तो आपकी ऑडियंस कहेगी यार ये नहीं। हास्य कलाकार को नहीं, यार नहीं। गंभीर बना दिया नहीं, यार। गंभीर आपने जो शेर पढ़े हैं, आपने जो बातें बताई एहसान में, कमाल की बातें हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि मैंने जो अभी जाना, मुझे लगता है आपको पढ़ने का और जानकारी का बहुत शौक है, आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत चीजें। हाँ, हम तो बाहर जाते थे तो हमारा पहला खर्च किताबों पे होता था। देख किसकी नई चीज़ आई है, पटाखने से लिए और उसको अध्ययन करते थे। दिमाग में आता था यार इस चीज़ को ऐसा बिछाएं, इस चीज़ को ऐसा बिछाएं। फिर मेरा शहर सिवनी, राइट साइड में नागपुर, लेफ्ट साइड में जबलपुर, बड़े शहर। ये उपराजधानी भी है नागपुर, ऑरेंज सिटी भी है संतरा नगरी, और ये राज कपूर साहब का ससुराल है, और ये है मार्बल सिटी, संगमरमर का पत्थर। और ये छोटे से शहर हमारा। गाड़ी लगी है सिराज परिवहन की सरकारी बस, और कंडक्टर सामने ही आवाज़ लगाता है, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो। मैंने कहा साहब, कंडक्टर साहब ये बस कहाँ जा रही? बोले नागपुर। मैंने कहा बोर्ड तो जबलपुर का लगा है। बोले तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में? मैंने कहा मैं तो बस में ही जाऊंगा। हाँ तो टिकट ले, अंदर बैठ। अंदर बैठ गया भैया, दो पहले से बैठे, मैं बीच में बैठा। मैंने दाएं वाले से पूछा दादा कहाँ? बोले नागपुर। मैं कहा और दादा आप? बोले जबलपुर। अतमाजी सटक ली। मैं तो यार पागल हो गया। मैं ड्राइवर के पास गया, मैंने कहा ड्राइवर साहब यह तो धांधला ही है यार, नागपुर भी अंदर भर रहे हैं, जबलपुर भी। ड्राइवर बोला लोड मत लेना, गाड़ी छूटते समय पैसेंजर गिनेंगे, जहाँ की ज्यादा होगी ये वहीं जाएगी। गजब की बसें भैया। इस बस को मैंने फाइनल में सुनाया था, वो पूरे देश ने सुना, वो पूरे देश में घूमते रहो। राजस्थान चला गया नासिर भाई, तो अभी क्या है, पूरी बस खाली, सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर बीड़ी पी रहे। मैं अंदर गया और सारे मुसाफिर छत में, सब अपने यहाँ क्या, जब भर गए अंदर तो फिर ऊपर बैठ जाते। अरे वहां तो सारे ऊपर, अंदर खाली। मैंने कहा यार ड्राइवर साहब ये अजीब मंजर है यार, सब ऊपर बैठे हैं, बस पूरी खाली। बोले भैया ये राजस्थान है और ये लोगों को ऊंट में बैठने की आदत, ये साले बस को भी ऊंट समझ के बैठते, और मैं भी बस को ऊंट जैसे चलाता हूँ, ऐसा हिला है। गजब का देश है, वो गजब के ये रियल है, ये रियल। ये जोड़ते जाओ, बस घूमते जाओ देश में, एक से एक लोग मिलते जाएंगे। हरियाणा गया भैया, एक बस में बैठे थे, ये सब 35 साल उसी टाइम की बातें यार। ये आप सोचो 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आए, 2085 से यानी 20 साल तो मैं पहले ही इंडिया घूम के आ गया। जिस गांव में चला गया वहां परमानेंट 5 साल तक जाऊंगा। 100 से 500, 500 से वो 1000। बढ़ते गए थे, बढ़ते गए थे, बढ़ते गए थे। तो भैया हरियाणा में एक महिला बैठी हुई, एक बच्चा इस गोद में, एक बच्चा इस गोद में, एक कंधे में, 2 साइड में, 2 नीचे। और यार बाप 9-10 बच्चे, एक दद्दू आगे हुक्का पी रहा, सारा धुआं आ रहा है। बोल तेरे ऊपर लिखा है धूम्रपान मना है, सिगरेट बीड़ी पीना, फिर भी तू पी रहा है, फेंक बाहर। दद्दू बोला तने ऊपर भी लिखा है हम 2 हमारे 2, 6 बच्चे तू फेंक दे, हुक्का में फेंक दे। बोले जा पी। ये देश के किस्से। फिर मैंने बस बनाई, वो बस में ये चीजें लिखती रहा। 4 घंटे लेट आई सरकारी बस, सवारियों से भरी ठसा ठस। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा, क्योंकि उसकी सीट में खुद 5 आदमी बैठ, वो इधर से भी घुस जाओ मेले ठेले में, इधर भी, और खड़े होके। देश का पहला ड्राइवर जो खड़े होकर गाड़ी चलाता है, ब्रेक मारता है तो कांच फोड़ के बाहर। इसलिए हमारी बसों में कांच नहीं होती, एसी चलती दिन भर, भर बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। वो केवल हॉर्न छोड़कर पूरी बस बज रही थी, जो बजना चाहिए वो नहीं बजता, पूरी बस बजती। मैंने यहाँ ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब माइलोमीटर नहीं है, स्पीड का कांटा नहीं है, पता कैसे करते हो कि गाड़ी कितने में चल रही? बोले भाई साहब बहुत आसान है, जब स्टीयरिंग हिले तो समझना 20, और जब मैं स्टीयरिंग के साथ हिलूं तो समझो 40 में चल रही, और जब पूरी बस हिलती धड़ 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 तो 60,
और मैं कहा इसके आगे, बोले दूसरे दिन अखबार में छप जाता। कितने में चल रही थी, कितने बचे और कितने निकल लिए। गजब की भैया, 5 बार ब्रेक मारा, खच। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। स्पीड देखना, कविता की, बस की नहीं। मध्य प्रदेश की एक बस, खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा, बोले दुर्घटना से देर भली। 1 घंटे तो नासिर भाई ये बस ही हंसा देते हैं। लेकिन आपकी ऑडियंस को हंसाने के लिए मैंने एक ये छोटा सा, मैंने कहा बहुत गंभीर बातें हो गई तो ये दे दिया। जिंदगी की बातें हैं, ये तो जी। फैक्ट बातें हैं। तो अब कैसा लगता है आपको? अब एहसान कुरैशी ने एक नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, फ्लाइट में बैठ के यहाँ पे शो, फॉरेन में टूर, वहाँ पे तो सब चीज़ें ऐसी भरमार। तो वो जो लाइन में खड़े रहना, वो जो दिया जलाना, वो जो आधी रोटी खाना, और अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा आपको ऊपर वाला नवाजा है। तो कैसे लगता है आपको लाइफ का ये सफ़र आपका? और एक लाइन में बोलूं तो वो है कि लोग कुड़ के खाते हैं। कुड़ना, जलन, हसद, लोग कुड़ के खाते हैं। आजकल हम उड़ के खा रहे हैं। इतना उड़ाया मालिक ने कि ज़मीन में ही पैर नहीं पड़ते, बस आसमान में रहते हैं। लेकिन आसमान में भी बहुत सम्मान मिलता है, लोग आके सेल्फी लेते हैं और एयर होस्टेज आती हैं। यहाँ तक कि कैमरे में देख के जो पायलट हैं वो तक बुला लेती हैं। देखो मिस्टर कुरैशी बैठे हैं, उनसे कहना सबसे लास्ट में निकलेंगे, हमसे मिल के जाएंगे। फिर हम उनसे हाथ मिला के जाते हैं, उनको कविता सुना के जाते हैं। एक दिन तो इत्तेफाक से अभी जो मदर्स डे पड़ा, तो यार उस दिन तो कमाल ही हो गया। दोनों पायलट, को पायलट भी फीमेल, एयर होस्टेज पूरी फीमेल। तो फिर मेरे को उन्होंने बोला कि कुरैशी दिख रहा है, उसको बोला आखिरी में जाए। आखिरी में मैंने खड़ मैंने कहा 4 लाइन तो सुनाना पड़ेगा। फिर मैंने सुनाया कि मेरा घर एक नारी, मेरा घर मेरी पत्नी यानी एक नारी चलाती है। एयरपोर्ट तक मेरी बेटी छोड़ने आती है, और फ्लाइट के अंदर सबसे पहले एयर होस्टेज कॉफ़ी पिलाती है। और 35,000 फुट की ऊंचाई पर जिन्होंने हिंदी में संदेश सुनाया, ये हैं मैडम पायलट शाह, जिन्होंने आज इंडिगो की फ्लाइट उड़ाया। तो नारी का हम सम्मान करते हैं, नारी को सलाम करते हैं, और हैप्पी मदर्स डे सब ने बोले। बहुत वायरल हुआ वीडियो, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये इत्तेफाक हो जाता है कभी कभी। हम एयर होस्टेज से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो हाँ, तो ये आपने वहीं बैठे बैठे 4 लाइनें, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा जब ठक ठुक। हाँ, मैंने कहा यार तो आप इसको लिख लेते हो फिर बोलते हो, या आपके दिमाग में? नहीं, अब आजकल, पहले तो पेन कागज लेके चलते थे, अब तो ये सब पेन कागज मोबाइल में आ गया। इसमें डायरी आ गई, इसमें आप लिख लो, बोल लो, रख लो। तो मैंने ऐसा ऐसा करके जहन में उतार लिया, और जाते ही से खटाकने से 4 लाइन बोला, मज़ा आ गया। तो एक दिन हम फ्लाइट में बैठे थे, इमरजेंसी एग्जिट में। देखो घटनाएं बनती हैं और यही सुनाते हैं हम लाके। तो कहने लगे आप लोगों को हिंदी में बोलें कि इंग्लिश में बोलें। मैं कहा राष्ट्रीय भाषा का सम्मान कर लो। आसमान में आज ये पटना जा रही सब हिंदी भाषी, हमारे आजू बाजू सब दुबई से लौटे मजदूर वर्ग है। अच्छा, मैं हिंदी में बताती हूँ। बोले ये इमरजेंसी दरवाज़ा है, वक्त पड़ने पे आपको खोलना पड़ेगा, आप लोग तैयार हैं? तो मैं एक साइड में था, मैं कहा हाँ बिल्कुल, क्या करना पड़ेगा? बोले ये कवर निकाल के नीचे रखना, खींचना, और इसको ज़ोर से गेट को बाहर ढकेलना पड़ता है। तो मैं कहा क्या वज़न है इसका? बोले ये 14 से 15 किलो के बीच का है। क्या आप 14 से 15 किलो का वज़न उठा लेंगे? मैंने सिर्फ एक ही लाइन बोला। मैंने कहा मेरी विशेष का वज़न 55 किलो का है। वो क्या मालूम क्या सुनी और भग गई, सब हंसने लगे। हाँ, तो कभी कभी क्या पूरी बात बोलना नहीं पड़ता, लोग समझ जाते। ये चीज़ें आके बताओ तो आवाम कहती यार भाईजान मज़ा है यार, आसमान में भी हंसा दिए तुमने। हाँ, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बातचीत करके, और ये सिलसिला चलने देना, लोगों को लाना नासिर भाई और उनकी बातें निकालना, ये भी एक कला है। बिकॉज वही ऐसा नहीं, मेरा वही मेन मकसद है कि जो आपकी जो लाइफ है, आपने ज़िंदगी में इतना सारा एक्सपीरियंस जमा किया है, थोड़ा सा अगर हमको सीखने को मिलेगा, जो लोग देख रहे हैं उन्हें सीखने को मिलेगा, मेरा वो मकसद है मेन। तो अच्छा। मैं एक तो आप आए, इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। और जाते जाते आप
जो लोग हैं, यंग लोग जो हैं, आपने ऑलरेडी इतनी सारी बातें, इतनी सारी सलाह मशवरा आपने बताया है ज़िंदगी के बारे में, कुछ और जो ये एक सबक, एक सीख, जो ये गांठ बांध ले इस चीज़ की, वो अगर आप, कॉमेडी हो, जो भी हो, जैसी भी हो, आप क्या बोलना चाहेंगे? वाह, जितनी ऑडियंस है जो मुझे प्यार करते हैं, नई जनरेशन, पुराने लोग। हाँ नासिर भाई, 3 पीढ़ियां, मैं अक्सर बोलता हूँ कि 3 पीढ़ी का मुझे प्यार मिला। जो बच्चों ने 20 साल पहले मेरा शो देखे, अब वो जवान हो गए, और जिन जवानों ने देखा था वो बुजुर्ग हो गए, और जिन बुजुर्गों ने देखा था, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उनकी आत्मा को शांति दे। ये 3 पीढ़ियाँ, वो भागता कोई नहीं था, ये तीनों बैठ के सुनते थे। और कॉमेडी वही होती है जो परिवार के बीच में परोसी जाए। बहू उठ के ना भागे, सास के साथ बैठी रहे, सास उठ के ना भागे, ससुर बैठे रहें, तो ये सब लोग फैमिली के बैठे और शो देखे। ये हमारे उस्ताद ने सिखाया बेटा, कि आपने मान लो घर का खाना बनाए, 2 किलो बनाया वेज पुलाव या नॉन वेज पुलाव, उसमें सिर्फ 1 बूंद जहर डाल दो, आपका पूरा खाना खराब। तो तुम अपनी परफॉर्मेंस में याद रखना, एक भी गंदगी पेश करोगे, तुम्हारा 1 घंटे का पूरा पानी हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरा और मैंने सीखा, वल्गरिटी नहीं होना, बिलो द बेल्ट में कुछ नहीं बोलूँगा। यही वजह है कि देश में बहू बेटियों का जब शो होता है, लेडीज़ म्यूज़िक होती है, महिला संगीत होता है, तो कहते हैं एहसान को बुलाओ यार, वो बदतमीज़ी नहीं करेगा। और बस हम, आपकी दीदी, हमारी दीदी, हम दीदी दीदी करके घुस जाते हैं। दीदी बुआ कहाँ है? अरे जे बुआ हैं, वो भैया, दादी, दादा, नाना, नानी, हमारी फैमिली है। जो हम फैमिली में सुनाते हैं वो यहाँ सुनाएंगे। और हमारे सबसे पहली श्रोता जो हैं हमारे बच्चे हैं, हमारी मिसेज हैं। ये ओके करती हैं तो फिर हम आवाम को सुनाते, क्योंकि ये वो भी हमारी आवाम जो है फैमिली है। तो पहले आप अपने घर में अपने वाइफ और अपने बच्चों को बैठ के अपना ये सुनाते कि मैं ये पेश करूं या ना करूं। यस, अगर वो कहते कि नहीं पापा ये अच्छा नहीं है, ये चेंज करो, इसको चेंज करो, बराबर बोल देंगे। नहीं इसको क्यों चेंज करो? बिकॉज ये हमको नहीं अच्छा लगा, ये कान को नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा नहीं लगा, और आप पे सूट नहीं होगा। आप किसी की इंसल्ट करोगे, किसी को रोस्ट करोगे, बेइज्जती करोगे, तो ये आपकी पर्सनालिटी पे लव नहीं करते। तो ये लोग करने दो, जो कर रहे हैं वो उनको ही अच्छा लगे, लेकिन आप अपनी लाइन से चलो। आपको यहाँ दुआ भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। फिर आप उसको चेंज कर देते हैं। फिर हम चेंज कर देते, फिर नहीं यार, हमने कहा चलो ये पंच निकालो, अब ऐसे चलते हैं। माँ को सलाम करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माता पिता का सम्मान करना। बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो आप कहेंगे कि यार बाबागिरी करने लगे यार, अब एहसान बाबा बन गए। बाबा नहीं बने, ये दिल में बैठा हुआ दर्द है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बुरा नहीं मानना, मुझसे ज़्यादा हो सकता आपको ज्ञान हो। और आपको बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे की। हम सेकंड पार्ट भी करेंगे, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आपके अगर ऑडियंस ने लिख दी भाईजान से बात, मज़ा आती है यार, बात बुला, तो फिर हम एक बार और पक्का ऑडियंस बुलाया, मैं जरूर आपको बुलाऊंगा और रिकॉर्डिंग भी करेंगे, और अकेले में बहुत सारी चीजें आपसे सीखने का मुझे मौका मिलेगा। इतनी सारी बातें कही, बट मैंने ये एक बात नोट की है कि जो आप 20 साल पहले थे या जो 22 साल पहले दिखते थे ना, आई एम श्योर आप आज भी वैसे ही दिखते हैं, बिकॉज आपके अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी है, इतनी अच्छाई है, और इतना एक कहते हैं ना नूर जो पॉजिटिविटी का फैलता है। तो जैसे आपने कहा कि बच्चे बूढ़े नहीं होने देते, तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। कभी भी बहुत बहुत कभी भी बूढ़े नहीं सुनने वाले भाई, मैं क्या बताऊं, ऐसा हाथ फेर फेर के दुआएं देते हैं। पैसा तो देते ही देते हैं, मगर दुआएं भी देते हैं। तो ये सब दुआओं का असर है। बस मेरे चाहने वाले दुआ बनाए रखें। और थैंक यू सो मच आने के लिए। और आप लोग कहीं मत जाइएगा, बिकॉज मैं वापस आने वाला हूँ। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, दिल खोल के लिखिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय। हाँ, डोंट कट। Welcome to Bollywood Talks with Nasir. Oh yeah, Nasir.